मुफ्ती ने अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर पाबंदी को बदकिस्मती करार दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत ने मीरवाइज को Z+ सिक्योरिटी फराहम की और दूसरी तरफ मजहबी तंजीमों पर पाबंदी आयद की जा रही है। महबा ने कहा कि हुकूमत को कब तक धौंस दबाव की पॉलिसी चलाएगी। मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में हीलिंग टच वक्त की ज़रूरत है। महबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत होने के बावजूद ऐसी चीज़ें हो रही हैं और हुक्मरान जमात बिल्कुल खामोश है। उन्होंने कहा कि अगर मीरवाइज को सिक्योरिटी फराहम की गई है तो इसका मतलब है कि वो दहशतगर्दों के निशाने पर है, जिसका मतलब है कि मीरवाइज मुल्क मुखालिफ नहीं है। महबा ने कहा कि कठुआ जैसे वाक़यात हो रहे हैं और हुकूमत को वाजपेयी के इक़दामात से सबक सीखना चाहिए। एक्शन कमेटी हो या इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं जो मीरवाइज उमर फारूक साहब हैं वो खुद विक्टिम हैं। उनके वालिद शहीद मौलवी फारूक साहब, उन्होंने ये पार्टी बनाई हुई है और उन्होंने शहादत भी दी है। और इसी तरह जो मसरूर अंसारी साहब हैं, ये सारी एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है उमर फारूक साहब की नज़ाकत को, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उनकी पार्टी को बैन करती है। ये बात मेरी समझ से कोसों दूर है कि आखिर ये जो मस्कुलर पॉलिसी है ये कब तक चलाएंगे। या तो ऐसा है कि ये मौलवी उमर फारूक साहब हो या जो ये दूसरी जमात है इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अंसारी साहब हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ब्लैकमेल कर रही है किसी चीज के लिए। जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है, मतलब कि आप एक रहनुमा जिसके वालिद ने कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आप उसकी पार्टी को बैन करते हो किस वजह से। और अफसोस तो ये है कि जो यहाँ चुनी हुई सरकार आई, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमारा बचाव होगा, तो उसका तो उल्टा हो रहा है। अगर इससे पहले बीजेपी ने जमात इस्लामी को बैन किया, हमको तो सोचे थे गवर्नर रूल है, क्या करेंगे, आवाज उठा सकते हैं। मगर आज अवामी राज के होते हुए इतनी ज्यादती हो रही है और जो रूलिंग पार्टी है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कह रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो उससे मुझे लगता है कि और ज्यादा जो है ये मामला और ज्यादा संजीदा होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस किस्म के एक्शन जो पहले हमें लगते थे एबनॉर्मल हैं, गलत हैं, आज कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी के खामोशी की वजह से, चुप्पी की वजह से लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो सब ठीक है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी पार्टी तारीखी तौर पर इस्लाम पसंद नजरियात की हिमायत करती रही है। ठाकुर ने कहा कि मरकजी हुकूमत नए हिंदुस्तान या मोदी के हिंदुस्तान में बराह रास्त या बिलवास दहशतगर्दी की हिमायत को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत इन रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम करती है। इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हो या अवामी एक्शन कमेटी हो, दोनों बैनर्ड हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रही है। ये उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रही है जिस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में देश के खिलाफ जंग छेड़ के रखी है, जिस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग करवाई, जिस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में हड़तालें करवाई, जिस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करवाई, जम्मू कश्मीर में कैलेंडर दिए, ये पार्ट एंड पार्सल थे उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, चाहे वो AN हो चाहे वो GAP हो। ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, नया जम्मू कश्मीर में। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो जम्मू कश्मीर के अमन को फिर बिगाड़ने की कोशिश करे। जिनको देश के खिलाफ बोलने की आदत पड़ी है, जिनकी आइडियोलॉजी है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की है, जो जमात इस्लामी का एजेंडा चलाते, उनको ये गलत लगना ही है। हम यही कहना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ग्रुप हो, कोई इंडिविजुअल हो, देश की एकता, देश की सिक्योरिटी और देश के खिलाफ जम्मू कश्मीर से किसी को यहां उस अमन के खिलाफ काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देश की एकता और देश की सिक्योरिटी के खिलाफ किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो देश
देश और हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मी यहाँ करे। इसलिए जिनकी आदत है, जिनकी आइडियालॉजी है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाली आइडियालॉजी, जिनकी आइडियालॉजी है वो जमात इस्लामी आइडियालॉजी पे चलते हैं, जिनकी आदत है देश के खिलाफ बोलना, उनको ये गलत लगेगा। लेकिन हम वार्निंग उन इंडिविजुअल्स, उन ग्रुप्स और उन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से देना चाहते हैं, सुधर जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ भी बहुत जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। ये मोदी का भारत है। इस मोदी के भारत में आतंकवाद, आतंकवादियों के आका, आतंकवादियों के सपोर्टर्स, चाहे वो जबान से बोले, चाहे कलम से बोले, चाहे गन हाथ में ले, कोई भी जगह नहीं है। जब बहुत सख्ती के साथ उनको यहां डिलीट किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी आयद करने का मामला असेंबली में भी उठाया गया। पीडीपी के वहीद पर्रा ने 2 तंजीमों पर पाबंदी का मामला उठाया। पर्रा ने कहा कि मीरवाइज ने हमेशा बातचीत की वकालत की है और कभी तशद्दुद की हिमायत नहीं की है। उन्होंने इस पाबंदी की मजम्मत की और तमाम जमातों से इस मसले पर मुत्तहिद होने की अपील की। रुकन असेंबली खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि हर किसी को अपने ख्यालात का इजहार करने का हक है। उन्होंने पाबंदी के फैसले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप पार्टियों को पर पाबंदी लगाते हैं तो उन्हें कौमी धारे में कैसे लाएंगे। जितनी जो हमारी इम्पोर्टेंट सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर मीरवाइज साहब अभी दे इनिशिएटेड अ डायलॉग, ही ट्राइड टू रीच आउट टू द पीपल इन इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनफॉर्चुनेटली द रिस्पांस शुड हैव बीन कंस्ट्रक्टिव, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना और इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बैन करना और मीरवाइज साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, which has a legacy in Jammu and Kashmir. This is not just choking the voices, political voices, but also breaking the socio-religious space in Jammu and Kashmir and creating a rift in Kashmir. I think we condemn it in strongest words, and we want that all parties, irrespective of their ideologies and political lines, should support and stand with मीरवाइज। मैं आपकी वसादत से भी बोलता हूँ कि मीरवाइज कश्मीर जो है वो सबसे मॉडरेट वॉइस है जम्मू कश्मीर की, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को या इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, these are 2 organizations which have served to the cause of fabric and harmony in Jammu and Kashmir. किसी भी तरीके में मीरवाइज साहब never advocated violence or advocated disharmony in Jammu and Kashmir. He has appreciated the idea of dialogue and reconciliation in Jammu and Kashmir. और रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, उन्होंने जो इनिशिएट की थी एंगेजमेंट, जो प्रोसेस उन्होंने रिसेंटली एंगेजमेंट किया था वक्फ पे विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट शुड हैव बीन रिस्पॉन्डेड एंड वेल रिसीव्ड। और अनफॉर्चुनेटली इस तरीके में उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना, चाहे वो अवामी एक्शन कमेटी हो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, और मीरवाइज साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चोक करना, ये हम सब पे दिस इज एन अटैक, एंड वी स्टैंड विद मीरवाइज कश्मीर एंड वी सपोर्ट हिम इन दिस क्रूशियल टाइम, एंड वी वांट द बैन टू बी रिवोक्ड as soon as possible. शुक्रिया। हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, और ये जमहूरियत के लिए सही नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि एक तरफ से मीरवाइज साहब या दूसरे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं उनको एंगेज किया जा रहा है बातचीत के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से बैन किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि जमहूरियत के लिए सही नहीं है। तो हम मजम्मत करते हैं, और इन चीज़ों से जो है, इन चीज़ों से मसाइल का हल नहीं होगा। देख लीजिए कि हमारी जो पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, पिछले 10 साल से जो है हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है हमने अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, हमें पार्टी रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है। इसी तरह से अगर आप जमात को, अगर आप दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को अगर आप बैन करते हैं, उनको अगर आप मौका नहीं देते हैं, तो आप किस तरह से उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाएंगे। तो लिहाजा ये एक सीरियस कंसर्न है, सीरियस इशू है। बजाय इसके कि मरकजी सरकार को चाहिए कि किस तरह से जो है हर किसी को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो यहाँ पे जो है पार्टीज को बैन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरईशियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी असफ़ी ने अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी को गैर कानूनी और गैर जमहूरी करार दिया। आगा ने कहा कि एक तरफ मरकजी हुकूमत ये दावा करती है कि कश्मीरियों के साथ दूरी को ख़त्म किया जाए, दूसरी तरफ ऐसे हरबे अपनाए जाते हैं जिनसे ये दूरी ख़त्म नहीं हो सकती। आगा ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से कश्मीरियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कल खबर आई अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 5 साल की पाबंदी की। ये गैर जमहूरी इक़दाम है। चाहे ये था पहले अदालती कार्रवाई की जाती, अदालत इसमें अपना फैसला सुनाता,
पता नहीं इनमें क्या अब जल्दी है। मैं इस पाबंदी को गैर कानूनी समझता हूँ और गैर जमहूरी समझता हूँ। ये उसी तरह का फैसला है। कश्मीरियों को रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के पूछने के बगैर रियासत को 2 टुकड़े किए गए और वो स्टेटहुड के लिए मुतालबा करते हैं। ये उसी तरह का फैसला है। इस तरह कश्मीरी लोग दब नहीं सकते हैं, वो अपने हक के आवाज बुलंद रखेंगे। मैं यही तवक्का रखता हूँ इन गैर जमहूरी और गैर कानूनी इक़दामात से इज्तनाब किया जाए। उसी से दूरी खत्म हो सकती है, उसी से अमन अमान का माहौल बन सकता है। इस तरह से ये अमन अमान का माहौल बनना मुझे मुश्किल नजर आता है। बीजेपी कश्मीर यूनिट ने इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगाने के फैसले का खैर मकदम किया। उनका कहना है कि तंजीमें हुर्रियत की तरह कश्मीर में बदअमनी और दहशतगर्दी की हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि मोदी के भारत में कश्मीर में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इसका वेलकम करती है, खैर मकदम करती है, खुश आमदीद करती है कि ऐसे जो संगठन कश्मीर में इंतहा पसंदी, मिलिटेंसी और दूसरी चीजों में मुलव्वस थे, उसको फरोग दे रहे थे, उनको बैन करना। और जिनकी कोशिश हमेशा रही कि कहीं किसी न किसी तरीके से देश और जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट किया जाए। जहां हम जम्मू कश्मीर आते आते देख रहे हैं कि ये 2 मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने भी देश के खिलाफ बहुत बड़ी काम की है। जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यहाँ एक्टिव थी, जब मिलिटेंसी अपने अरूज पे थी, तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वजूद में आई थी और ये पाकिस्तान को सपोर्ट करी। और पाकिस्तान का जो डिजाइन है कि कश्मीर में आतंकवाद फैला जाए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया और जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट किया जाए, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग के जरिए हो, चाहे वो टायर गैस, चाहे वो हड़ताल हो, चाहे वो कैलेंडर्स में। उन कैलेंडर्स में भी इन पार्टियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो कैलेंडर 2019 से पहले आप जम्मू कश्मीर में देख रहे थे, जैसे कि यही पार्टियां एक फरमान, एक हुक्म सादिर करती थी कि आज किस रंग के कपड़े आपको पहनने और क्या खाना है, ये इनकी एक्टिविटीज रही है। कल जो फैसला हुआ, ये फैसला, हम इस फैसले को खैर मकदम करते हुए ऐसे जो इंडिविजुअल्स है या जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, देश से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से बढ़कर कोई नहीं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने वजारत दाखिला की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी लगाने के इक़दाम का खैर मकदम किया। अंद्राबी ने कहा कि अमन को खराब करने वाले अफराद पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। अंद्राबी ने अमन को खराब करने की कोशिश करने वाली दीगर तंजीमों के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई का मुतालबा किया। अंद्राबी ने ईदगाह आदर्श कॉलोनी उधमपुर में ज़ेर तामीर मस्जिद का दौरा किया ताकि पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके और रमज़ान के मुक़द्दस महीने से कबल ईद और जुम्मे की नमाज करीब आने से कबल इंतज़ामात को जायजा लिया जा सके। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उनको मालूम है कि कुछ जमातें हमेशा ये चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वातावरण आज सही हो गया है, हमारा जो माहौल सही हो गया है, उसमें वो खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो होम मिनिस्ट्री ने कुछ जमातों पे पाबंदी पहले भी आयद की है और अब भी, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से हमें 89-91 में जाना है। हम वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में लोग अब अमन और तरक्की चाहते हैं। वजारत दाखिला की जानिब से मीरवाइज उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद हुकाम ने राजौरी का दल श्रीनगर में तंजीम के दफ्तर से साइन बोर्ड हटा दिया है। हुकाम ने जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के दफातर से साइन बोर्ड हटा दिए हैं। इस बीच इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती की गई है।
वजारत दाखिला की जानिब से UAPA के तहत जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तंजीमों पर पाबंदी आयद करने के बाद आज इंतज़ामिया ने जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के दफ्तर से साइन बोर्ड्स रिमूव कर दिए। और इस सिलसिले में हम आपको वो एरिया दिखा सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की इजाफी डिप्लॉयमेंट की गई है और जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है ताकि अमन कानून की सूरत हाल को बहाल रखा जाए और किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए फोर्सेस की इजाफी डिप्लॉयमेंट जो है उसको तैनात किया गया है और ये कोशिश की गई है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिनेरियो है उसको हर हाल में मेंटेन रखा जाए। और हम आपको बता दें कि जो ये बैन है ये होम मिनिस्ट्री की जानिब से आयद कर दी गई है 5 साल की मुद्दत के लिए और उसके बाद जो सियासी बयानबाजियाँ हैं वो तेज़ होती जा रही है, वो इस सिलसिले में दी जा रही है। और जहाँ गवर्नमेंट इस बैन को जस्टिफाई कर रही है, गवर्नमेंट का कहना है कि जो ये दोनों तंजीमें थी ये एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स को भड़काने में मुलवस पाई गई है और जिसके तनाजुर में ये बैन जो है आयद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो यहाँ की सियासी जमातें हैं, अगर PDP की बात करेंगे तो उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल दिखाते हुए कहा है कि जो बैन है इसको हटा दिया जाना चाहिए था, इसको नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि यहाँ के फंडामेंटल राइट्स का सवाल है, यहाँ के जो बुनियादी हुकूक है उसका सवाल है। लेकिन दूसरी जानिब जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया है कि किसी भी नेशनल या एंटी नेशनल सेंटिमेंट को जो है पनपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हर हाल में इस तरह के सेंटिमेंट्स को कुचलने की जो मोदी गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी। फ़िलहाल हम देखते हैं कि इससे आने वाले वक्त में और इस पर किस तरह की सियासी बयानबाजियाँ होती है या कोई सियासत होती है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से वहीब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। असेंबली इजलास के 9वें रोज अरकान ने कई अवामी मसाइल उठाए। खेल के मैदानों की अदम मौजूदगी, सड़कों की तामीर और तजदीद और मरम्मत और तालीम के शोबे से जुड़े मसाइल उजागर किए गए। सनतों में मकामी लोगों को ज्यादा रोजगार देने का कई अरकान ने मुतालबा किया। डिप्टी CM ने कहा कि नई हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि मकामी लोगों को रोजगार में तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सच है कि मकामी सनत को बहुत नुकसान पहुंचा और मकामी नौजवानों को भी रोजगार नहीं मिला। उन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार में अवलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करेगा उसे यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना होगा। राजीव जसरोटिया ने इसके लिए मुनासिब कानून के निफाज का मुतालबा किया। डिप्टी CM ने कहा कि उमर हुकूमत मकामी लोगों की ज़मीनों और मुलाजमतों दोनों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने कहा कि तमाम सनतें NC के दौर में कायम हुई थीं और वो सनती तरक्की के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगी। दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि हुकूमत को रोपवे की तामीर की जाए और भदरवा में सयाहत के शोबे को फ़रोग़ देने पर भी तवज्जो दी जाए। वज़ीर जावेद डार ने तमाम कोशिशें करने का यकीन दिलाया। शेख खुर्शीद ने आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात का मुतालबा किया तो वज़ीर ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मुख्तलिफ आबपाशी नहरों का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी किया गया। हुकूमत ने मुनासिब कार्रवाई की बात कही। अब नहीं आई और उमर अब्दुल्ला सरकार का ये हमेशा लोगों को वादा रहा और काफ़ी सारी मीटिंग ऑनरेबल CM साहब की भी, उमर साहब की इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्री है यहाँ जम्मू कश्मीर की या यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अलग अलग बातें हुई, उनसे मिले, वो डेपुटेशन भी मिली, मुझे भी मिली, CM साहब को भी मिली। जो उनका कंसर्न है जो लोकल इंडस्ट्री है, ये इसमें कोई शक नहीं कि इस पिछले दौर में जो ये 6 साल और ये 10 साल का जो दौर गया हमारा, इसमें लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो हमारा बेरोजगार बच्चे जो आज गली गली में हैं, उन बच्चों को भी रोजगार का कहीं इन 10 सालों में या 6 सालों में कहीं उनका कोई जिक्र नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं गया। लेकिन जब से ये सरकार आई है, उमर अब्दुल्ला सरकार आई है, हमारी ये कोशिश है पूरी, एक तो जो इंडस्ट्री आई है ये इंडस्ट्री आए वेलकम, जो बाहर से लोग हैं अगर लगना चाहते हैं हम नहीं कहते, लेकिन एट द कास्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों की इंडस्ट्री पे या यहाँ के बच्चों के बेरोजगार बच्चों के रोजगार पर ना आए। कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को इन इंडस्ट्रीज के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उनको हमारे बच्चों को, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना होगा। इसके लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा, इसके लिए हम आपके साथ हैं पूरे। CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमीर मजीद अमीर और गरीब तर होते जा रहे हैं, जो एक तशवीश की बात है। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी कमर्शलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन पर यकीन रखती है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुज़श्ता 10 सालों से तारीख को पामाल किया जा रहा है। BJP अपने एजेंडे पर अमल पैरा है और तारीख को तब्दील कर रही है। तालीम अवाम के हक में होनी चाहिए, ये कारोबार नहीं है।
बल्कि बच्चों के मुस्तकबिल से मुंसलिक है। नए जिले अस्पतालों को अपग्रेड नहीं किया गया। NHM वर्कर्स को रेगुलराइज और आशा वर्करों की उजरत में इजाफा किया जाना चाहिए। एजुकेशन के बारे में ये जिक्र आया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में सरगर्मी से जारी रखा जाएगा, मजबूत किया जाएगा। आई हैव माई डिफरेंट व्यूज ऑन दैट सब्जेक्ट। वो ये कि मैं जब यहाँ की हिस्ट्री पर जा रहा हूँ सर, क्या जब आप देख लेंगे क्या जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब शेख साहब थे, तब आप नया कश्मीर का मैनिफेस्टो देख लीजिए, वहाँ एजुकेशन और हेल्थ के बारे में क्या तज़किरा है। एजुकेशन के बारे में यूनिवर्सल एजुकेशन का वादा किया गया था तब जब अभी जिक्र भी नहीं था पूरे मुल्क में, बरसगीर में यूनिवर्सलाइजेशन का, यहाँ था। और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में भी हर डोर स्टेप पर गरीब से गरीब बीमार के लिए कुछ रास्ता ढूंढा जाएगा। आज एजुकेशन का क्या हाल है पूरे मुल्क में, नाराज न हो जाएं मेरे दोस्त, नए एजुकेशन पॉलिसी में ये भी मेरी तरह ही है कंसर्न। गरीब तबका हमारे मुल्क का आज भी जब हम कहते हैं दौलत के अंबार है हमारे मुल्क में, और पिछले 14-10 साल में ये तरक्की हुई है, उससे पहले 100 बिलियनर्स थे, अब 200 तक वो तादाद पहुंच चुकी है। दौलत है, दौलत के अंबार है, जमा हो रहे हैं कुछ खानदानों के पास। और जहां तक जीडीपी का ताल्लुक है, वो जीडीपी घट रहा है। जहां तक जो लोअर स्ट्रेटा है हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा, उनके पास परचेजिंग पावर घट रहा है। और बजट की खासियत ये होती है कि डिमांड को जनरेट किया जाए, तब जाकर हम उस बजट को प्रोग्रेसिव डेली वेजर्स के मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद बेग ने एतराफ किया कि उनके साथ गैर मुंसिफाना सलूक किया जा रहा है। बेग ने एतराफ किया कि उमर अब्दुल्ला ने जो कमेटी बनाई वो महज एक धोखा है। उन्होंने एतराफ किया कि डेली वेजर्स के साथ नाइंसाफी होती रही है और ये सिलसिला जारी है। बीजेपी के अरविंद गुप्ता ने कहा कि हुकूमत आर्जी मुलाजमीन को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई कमेटियां बनाई गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2014 में मोदी हुकूमत ने उनके बारे में सोचा। ये जो कमेटी है इसको दो काम करना है। एक आइडेंटिफाई करना है कितने लोग डेली वेजेस हमारे पास हैं और कब से काम कर रहे हैं, उनमें से कितने ऐसे रहे होंगे जो बेचारे ऐसे कंज्यूम हो गए। एक तो वो देखना है कि इस वक्त हमारे पास कितने डेली वेजर्स हैं। दूसरा ये देखना है कि इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगी। उसको बजट में आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे बजट के, और फिर ये देखना है कि इसकी मॉनिटर, इसका जो पैसा है फंडिंग कैसे हो जाएगी। तो ये सारी चीजें देखनी है। देखें, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इस वक्त जो जम्मू और कश्मीर है, इसमें सबसे ज्यादा जो लोग मुस्तहिक हैं इस वक्त अवामी हुकूमत के रिलीफ की, रहनुमाई की, मदद की, कॉम्पनसेशन की, वो डेली वेजर्स हैं। पीएचई के डेली वेजर्स हों, पीडीडी के हों, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले हों, एनवाईसी हों, ये वो लोग हैं जो वर्चुअली इस सिस्टम को जिंदा रखे हुए हैं। अगर इनको इस सिस्टम में से बाहर निकाल लें, न पानी होगा, न बिजली होगी, न कोई और काम होगा। उमर अब्दुल्ला जी ने कल एक कमेटी फॉर्म कर दी, उसके ऊपर 5 लोगों की टीम बना दी कि डेली 6 महीने के बाद वो जवाब देगी, उसके बाद उस पर एक्शन किया जाएगा। अगले आने वाले 6 महीनों को लिए डेली वेजर्स को रोड पे छोड़ दिया है। उनकी बात पे कोई चर्चा नहीं की जाएगी, उनके मुद्दों को कोई डिस्कस नहीं किया जाएगा। वो कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद 6 महीने में पता लगेगा कि डेली वेजर्स का क्या होगा। 2014 के बाद अगर किसी ने चिंता की डेली वेजर्स की तो भारतीय जनता पार्टी ने की, क्योंकि ये तो मात्र एक वोट बैंक के तरह इन्होंने अपने उन लोगों को इस्तेमाल किया। हार्डली 1000-1500 रुपया महीने का देते थे, अगर आज उनको 300 रुपया पर डे के हिसाब से 9000 रुपया मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जो ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे साथ इनका डीप कंसर्न है, इनका जो इशू है एक जेन्युइन इशू है। डेली वेजर्स को लेके इनको रेगुलाइज करना चाहिए।
नायब वजीर आला से जब पूछा गया कि उनकी पार्टी के एमएलए डेलीवेजर्स के लिए बनाई गई कमेटी को धोखा कह रही है तो उन्होंने इस पर हैरत का इजहार किया। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि ये कमेटी 6 माह बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसके बाद ही कोई कदम उठाया जा सकेगा। मसाइल का नहीं मसला है कि इनकी बड़ा पुराना इनका हक बनता है, इनका राइट है, ये चाहते हैं कि हमें रेगुलाइज किया जाए। और अमर अब्दुल्ला सरकार का 2014 से पहले थी, उसमें भी रेगुलाइज करने के लिए पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन फिर दूसरा उसके बाद वो लोग आ गए जिन्होंने आज वो उनकी बड़ी लंबड़दारी कर रहे हैं। लेकिन जो ये कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, उमर अब्दुल्ला सरकार सीरियस है और इन डेलीवेजरों के साथ पूरी हमदर्दी है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के डेलीवेजर हैं, चाहे वो एडहॉक हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, चाहे किसी भी हैं, तो लिहाजा उनको रेगुलाइज करना चाहती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले है कि हमें नंबर जानना बहुत जरूरी है कि है कितने। तो इसलिए पहला जब फिगर था वो 60,000 का था, अब कितने हैं, क्या है, ज्यादा है, कम है, ये चीजें सारी जानने के लिए 6 महीने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की चेयरमैनशिप में ये कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। और अब जब उनकी रिपोर्ट आती है उसके बाद जैसे सीएम साहब ने खुद कहा कि हम अगले बजट में इनके बारे में करेंगे जो है, लेकिन पहले कमेटी की रिपोर्ट है उसके बाद अगला। अगर जावेद साहब कहते हैं आई वॉश तो मेरे ख्याल उन्हीं को पूछिए कि आप कैसे, उन्हीं को ये एक्सप्लेन कर दें कि कैसे आई वॉश है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जावेद बेग साहब एक सेकंड टाइम लेजिस्लेटर हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो फिर उन्हीं से ये पूछें। जावेद बेग ने जो कहा है न्यूज़ 18 से, और उन्होंने कहा है कि हाँ ये एक आईवाश उन्होंने माना है और उस पे इन्होंने कहा है कि वो नहीं कह सकते हैं, यानी कि ये भी अचंभे में है कि अगर इनके ही एमएलए ये बात कहेंगे तो जिस तरह से बाकी ऑपोजिशन टारगेट करने में लगी है तो वो भी कहीं न कहीं इनको सरकार को आड़े हाथों इस मुद्दे पर लेगी। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग फैशन शो तनाज़े पर कहा कि उन्होंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि होटल उनके रिश्तेदार का है। उमर ने कहा कि उन्होंने ऐवान में जो बयान दिया उससे ज्यादा वो इस मौजू पर कुछ नहीं कह सकते। उमर ने कहा कि अगर कहीं भी खिलाफ कानून हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी बोल रही है ये उमर साहब की रिलेटिव्स का होटल है मेरे रिश्तेदार का होटल ना, मैं कब इस चीज़ से इनकार करता हूँ। यहाँ 2 होटल है मेरे रिश्तेदार के, एक नीडोस है, एक हाईलैंड पार्क है, लेकिन ऐसे जो बयान मैंने असेंबली में दिया उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर कहीं पे कानून के खिलाफ कोई बात हुई है तो एक्शन ली जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अरकान ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ट्रेन को हाईजैक करने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की हर किसी को मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस गड्ढे में गिर गया है जो उसने दूसरों के लिए खोदा था। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। देखिए, बड़े अफसोस का मुकाम है, पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमसाया मुल्क में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमसाया अगर कमज़ोर होगा तो हमारे मुल्क के लिए भी काफ़ी तशवीश के बायस है। जो ये लोग मरे हैं और पाकिस्तान जो है फैल मुकाम है, पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमसाया मुल्क में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमसाया अगर कमज़ोर होगा तो हमारे मुल्क के लिए भी काफ़ी तशवीश के बायस है। जो ये लोग मरे हैं और पाकिस्तान जो है फैल एक स्टेट बन गई है। रोज़ आए दिन वहाँ धमाके होते हैं, लोग मरते हैं और हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए, और क्या कर सकते हैं कि वो मुल्क जो है उन्होंने दूसरे मुल्कों को कमज़ोर करने के लिए अपने मुल्क को तबाह किया, हम यही कह सकते हैं। नेचुरली जो दूसरों के लिए कुएं खोदता है वो खुद कुएं में चले जाता है, वो तो बाय नेचर है। आतंकवाद बुरी चीज़ है, चाहे किस मुल्क में है। आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए, चाहे किस पार में है, किस मुल्क में है, कौन कर रहा है। इसमें रिलीजियस, रीजन और एथनिक कोई प्रॉब्लम नहीं। आतंकवाद है, ये लानत है, इसको भूल जाना चाहिए। ऐसे हमले बिल्कुल निंदनीय है। जहां भी दुनिया के जिस कोने में ऐसे आतंकवादी हमले हो, हर एक को इसकी एक मासूम शहरी को मारना, उसके हाथ में हथियार नहीं है तो आप उसको मारते हंसते के, ये अच्छी बात है। देखिए, मैं फॉरेन मिनिस्टर से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, ये शायद हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इसका जवाब देंगे। मैंने इतना ही कहा, मैं सिर्फ इतना कहूँ, आतंकवाद जहाँ भी हो, जिस हाल में, जिस सूरत में हो, उसको उसकी मजम्मत हर एक बनी नौ इंसान को, जो भी पुरअमन शहर, उसको जो भी होश रखता है, आतंकवाद से
कोई लेना देना नहीं। ऐसे जो एक्ट्स जहां पर भी हो रहे हैं उसकी निंदा की जानी चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग पर कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी की आमाजगाह है और इसी दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान इस हाल तक पहुंचा है। शर्मा ने राजौरी में स्नैपिंग के वाक़यात पर कहा कि पाकिस्तान बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वहां से एक गोली चलाई जाए तो यहां से 10 गोलियां चलाई जाएंगी। पूरी दुनिया में आतंकवाद का बीज बोया, तो ऐसा कैसे हो सकता है जो बीज वो दूसरी की तबाही के लिए बीज रहा हो, उस बीज का फल उसे न मिले। आज ये जो सामने आया है, ये जो इंसिडेंट जिसमें कहा जाता है कि काफी लोग वहां पे हताहत भी हुए हैं, ये पाकिस्तान की अपनी करनी का ही फल मिला है उसको, और मुझे लगता है कि अभी भी उसको बाज आना चाहिए, वरना पाकिस्तान दुनिया के मानचित्र से कहीं दिखेगा नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर रशीद की दरखास्त जमानत पर एनआईए को नोटिस जारी किया और 17 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जमानत की दरखास्त को खारिज करने के हुक्म को इंजीनियर रशीद के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया। दूसरी जानिब पटियाला हाउस कोर्ट ने मुस्तकिल जमानत के मामले में फैसला देने की तारीख 19 मार्च को मुकर्रर की है। रेगुलर जमानत पर फैसला गुज़िश्ता 4 माह से महफूज है। कठुआ में बेगुनाह अफराद के कत्ल के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने सांबा के विजयपुर में एहतजाज किया और इस मुजाहिरे की क़यादत कांग्रेस के जिला वर्किंग सदर बबलू गुप्ता ने की। गुप्ता ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत का दावा है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद दहशतगर्दी खत्म हुई, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। उन्होंने कहा कि 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के साथ जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। उन्होंने एलजी को हटाने और मुतासरा खानदानों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी मुलाजमत देने का मुतालबा किया। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमारे 3 नौजवानों की हत्या की गई है, जिनमें एक युवा जो 16 17 साल का लड़का था, उसकी भी हत्या की है। उसके विरोध में आज हमने ये प्रदर्शन किया है और हमारी ये डिमांड है कि ये जो 3 लोग जिनकी हत्या की गई है, उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी दी जाए और कम से कम 50-50 लाख रुपए का उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो वो बेचारे परिवार ये दुख सहन करने की शक्ति जो मिलेगी, थोड़ा बहुत इनको मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि उनको उनकी नौकरी दी जाए और 50-50 लाख रुपए का हर एक फैमिली को मुआवजा दिया जाए। आपको डिस्ट्रिक्ट बताएं आज मुझे जो मिलिटेंसी से ग्रस्त नहीं है, चाहे वो कठुआ है, चाहे वो सांबा है, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो डोडा है, चाहे वो रजौरी है, चाहे वो पुंछ है, यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है कि जहां पे मिलिटेंसी नहीं है। तो इसका मतलब आपने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया है, आपने मिलिटेंसी को खत्म नहीं किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। उमर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन हुआ। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं यहां अच्छे स्लोप्स बनाए जाए ताकि खेलों के साथ रोजगार को बढ़ाया जा सके। उमर अब्दुल्ला ने कंगडूरी में स्की की। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं गुलमर्ग में हूं। हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला साहब। सर, आपका खैरमकदम है। आज आप सुबह आए हैं, खेलो इंडिया भी चल रहा है और मुल्क भर से एथलीट्स यहाँ पे आए हैं और वो भी अपना टैलेंट दिखा रहे हैं इन्हीं स्लोप्स पे जिन पे उमर साहब सिकी कर रहे हैं। 5वीं मरतबा गुलमर्ग को खेलो इंडिया होस्ट करने का मौका हासिल हुआ। इस साल बीच में लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा बर्फ की कमी की वजह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बर्फ आई और हम ये गेम्स ऑर्गेनाइज कर पाए। मुल्क भर से स्कीयर आए, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया
और आज इसके क्लोजिंग सेरेमनी के लिए मैं गुलमर्ग आया हूँ। सर, जिस तरीके से एथलीट्स मुल्क भर से आते हैं, इनका कहना है कि ये विंटर कैपिटल है, खास तौर पर कश्मीर जम्मू यानी मुल्क की विंटर कैपिटल बनी हुई है, तो मजीद इनको डेवलप करने जो स्लोप्स हैं, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम हो रहा है यहाँ के एथलीट्स। अब ये सही है कि विंटर गेम्स के लिहाज से गुलमर्ग का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है। और ज़्यादा लोगों का, खासकर हमारे लोकल स्कीयर्स, उनको और ज़्यादा हम यहाँ पे बढ़ावा देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए इंतज़ाम करना चाहते हैं, जो कि हम करेंगे। इस साल एक कंसल्टेंट को एंगेज करके यहाँ गुलमर्ग, सोनमर्ग, दौदपथरी, इन तीनों डेस्टिनेशनों को हम मुख्तलिफ किस्म की स्कीम के लिए डेवलप करेंगे। सर, जिस तरीके से डेली वेजेस की आपने कल बात की है कि छोड़ दीजिए वो ऐसा। अच्छा सर, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि एथलीट्स जो है बहुत प्लेटफॉर्म फराहम हो रहा है। बाकी मैं बाद में कर लूंगा ना। चलो, न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन फुर्रा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो किसी जमात पर पाबंदी लगाने के हामी नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि किस रिपोर्ट की बुनियाद पर मीरवाइज की जमात पर पाबंदी लगाई गई है। उमर ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि फैशन शो के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से पाबंदी लगाई गई है। Committee has been banned, headed by the Mirwais Umar Farooq. Can we say it is because he was the first person who raises the voice against the vulgar fashion show happened just few days back, unfortunately during this Ramadan in Gulmarg? नहीं ना, वो आप नहीं कह सकते हो। अब किस बुनियाद पे हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ। ये चीज़ें इलेक्टेड गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में है नहीं, और जिस इंटेलिजेंस के बुनियाद पे ये हुआ है वो हमारे साथ शेयर हुआ नहीं है। ऑन प्रिंसिपल हम इन फैसलों के हक़ में कभी रहे नहीं हैं, और वैसे भी अगर आप देखें तो फ़िलहाल जब से मीरवाइज साहब हाउस अरेस्ट से बाहर आए, उनके तरफ से तो जहाँ तक मैंने देखा कोई उल्टी सीधी बात हुई नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि जिस बुनियाद पे ये हुआ है वो जानकारी हमारे पास है नहीं, लेकिन आगे जाके देख लेंगे क्या करना है। कश्मीर में बागबानी और ज़राई शोबे की तरक्की के लिए अब जदीद मशीनें मुतारिफ होने से काश्तकारी में काफ़ी आसानी हो रही है। हिस्क्वर्डना कंपनी के सीईओ ने पुलवामा का दौरा करते हुए कहा कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि काश्तकारी नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं ताकि ज़राई और बागबानी शोबे तरक्की कर सके। अब जैसे जैसे मैकेनाइज्ड फार्मिंग आ रही है और सारी चीज़ों के अंदर में हो रहा है, R&D हर एक चीज़ पे हो रही है, जैसे सीड के ऊपर में भी R&D हो रही है, मैकेनाइजेशन के ऊपर में भी R&D हो रही है। तो इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के बाद में आपकी जो आउटपुट रहती है, जो फार्मर्स की आउटपुट रहेगी वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, यील्ड काफ़ी अच्छी आती है, मल्टीपल इफ़ेक्ट रहता है उसका। और एक और जो फ़ायदा रहता है आज की डेट के अंदर में, लेबर की स्कैरसिटी तो है ही है, हर जगह पे लेबर की स्कैरसिटी है, तो अपने आप ही उन सब चीज़ों को करना पड़ता है। जब आप वो चीज़ कर रहे हैं तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग की बहुत ज़रूरत रहती है। तो हमारी कोशिश यही है कि देखिए हर एक के बस में ट्रैक्टर ख़रीदना नहीं होता है, तो वीडर्स एज ए उसको किस तरह से कर सकते हैं। जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो मार्जिनाइज्ड फार्मर्स होते हैं, वो छोटा लागत में क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो वीडर एक ऐसा सेगमेंट है जो कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। ओमपुरा बडगाम में ज़राई अराजी को जानने वाली नहर पर रेलवे महकमे ने दीवार बना दी है। इसके बाद लोगों में नाराजगी और तशवीश पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि दीवार बनाने के बाद न तो वो नहर की सफाई कर पाएंगे और ना ही ज़राई अराजी को पानी पहुंचाएंगे। उनका कहना है कि पानी की नहर रेलवे के हदूद में है, मगर नहर के बांध खुले रखे जाते हैं तो वो अपने खेतों तक पानी आराम से पहुंचा पाते। न्यूज़ 18 ने जब महकमे इरिगेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से राब्ता किया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि मसला हल किया जाएगा। 2 महीने पहले तक हम इजीली यहाँ से जाते थे, यहाँ से आते थे, इस कनाल की सफाई भी होती थी, हम कभी खुद भी करते थे, कभी इरिगेशन डिपार्टमेंट भी करता था। लेकिन बदकिस्मती की बात है, यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से कुछ ऑफिसर आए हैं जिनकी ट्रांसफर हो गई, चाहे वो GRP के हो या अदर डिपार्टमेंट्स के हो, उन्होंने ये सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए। जिस वक्त रेलवे का जमीन ले लिया गया उस वक्त हमने गवर्नमेंट से यही कहा, रेलवे वालों से यही कहा कि हमारा रास्ता कहाँ से जाएगा। उन्होंने कहा कि आपको कोई नहीं रुकाएगा, आप यहाँ से आओगे भी और जाओगे भी। जिस तरह हमारा पानी जो आता है वो रेलवे
के बीच गुजरता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं हम 4 गाँवों नारकरा, ये मुहदुपोरा, शेखपोरा, उमपोरा हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेलवे में ही, मगर हमारा कोई अब सुनता नहीं। उन्होंने दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया, हम जमींदारी कैसे करेंगे? हमारा गुजारिश है कि रेलवे डिपार्टमेंट इतना वसी है हमारे इंडिया में, बहुत वसी है, हमारे उनसे गुजारिश है कि ये रास्ता पानी के लिए जो हमारा जाता है डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ यहाँ से वहाँ से इतने गाँव को जाता है, तो मेहरबानी करके गुजारिश है, डी साहब से भी गुजारिश है कि हमारा मसला हल करिए। अगर हम करिए तो करिए क्या, जमींदारी पे आप तो जानते हो कितना मसला होता है पूरे साल भर, तो यहाँ तो उतने मतलब यहाँ एम्प्लॉय भी नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है मजदूरी करते हैं, जमीन खेती बाड़ी करते हैं यहाँ के लोग। जिला रामबन में कई तंजीमों से जुड़े 100 से जायद रजाकार नौजवान गुमनाम हीरोज हैं और ये लोग बरसों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क हादसात और दीगर आफात के वक्त बचाव कार्रवाइयां और राहत रसानी का काम अंजाम देते हैं। बानहाल वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड NGO पिछले करीब 15 सालों से सैकड़ों रेस्क्यू ऑपरेशंस अंजाम दे चुकी है। इसके अलावा ये अंजुमन फलाही काम भी अंजाम दे रही है। वनकस ऑलमोस्ट 40 नफर 40 वॉलंटियर विदाउट पे कम महाना ये दिवन तिम गोड़े वन ये सात ज्वाइन गो सदर साहब यमिस गई बरदरस डेथ तम बाद 2 या 3 नफर जुड़े हर वरी 2 3 3 वो गए 15 वरी 40 नफर वनकस ऑर्गनाइजेशन मज पेश कहें 2 वे रामन बानहालस 2 ऑर्गनाइजेशन QRT रामन NGO बानीहाल वॉलंटियर यम सातन यात्रा गाड़ी सदहस मन ये हादसा पेश गो तम सातन कर ये बानहाल क्यों यीत्या तो वॉलंटियर तमो कर पानी पलो ताम तम दित तम यात्री वालन तो दुकानदारों कर पानी दुकान बंद तम रूज तथ रेस्क्यूस मज नाच लाना गए गाड़ वो मूज। आज गंदू के महकमे जंगलात के जेर एहतमाम जलू शंगनी भलीसा में मंशियात से आगही प्रोग्राम और शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर SDPO गंधू राजकुमार, फॉरेस्टर गुलाब सिंह, मकामी रहनुमा और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को मंशियात के खतरात असरात के बारे में आगाह करना था। फॉरेस्ट जो है ये ग्रीन गोल्ड है, तो इसमें हमारा यही मैसेज है कि अपने जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप, जंगल को जो है अननेसेसरली इनको मत काटें और इसकी देख रेख करें इसकी। अभी हमने रिसेंटली कुछ पर्चे लगाए हैं, एक पर्चा हमने टांटा गांव में लगाया है, एक पर्चा हमने यहाँ जुल्लू का लगाया हुआ है, जिसमें कुछ लोग टिम्बर जो है वो काट रहे थे, जंगल की कटाई कर रहे थे, कईयों के घरों से भी हमें टिम्बर मिला हुआ है, तो उसमें हमने तहत ज़ाब्ता जो है कार्रवाई की हुई है। आज हमारा ये प्लांटेशन ड्राइव का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यही प्रोग्राम था कि थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस करें कि पेड़ों को संभालें, क्योंकि ये इससे हमारी इकोलॉजी जो है वो मेंटेन होती है। मरकजी सरकार के टेक्सटाइल वजारत के नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के मॉडर्न पेपर माशी ICS ने पटन के गुल ख्वाजा कासिम पटन में टूल किट्स तकसीमकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस टूल किट्स प्रोग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स, आर्मी के ऑफिसर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मर्द ख्वातीन दस्तकारों में मुख्तलिफ टूल किट्स तकसीम किए गए ताकि वो अपने हुनर को बरोकार लाकर अपना रोजगार खुद कमा सके। बड़ी तादाद में दस्तकारों ने शिरकत की। राजौरी में महकमे ट्रैफिक की जानिब से मंडी चौक पर एक खसूसी चेक पोस्ट कायम की गई और ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 27 चालान किए गए और 3 गाड़ियां भी जब्त की गई। लोगों को ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी न करने का मशवरा दिया गया। ये हमने सीज की हैं, जैसे ई-रिक्शा है, उसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था और उसके ऊपर ओवरलोड था, तो उसको सीज किया गया है। ड्राइव जो है इसका फोकस है सबसे बड़ी ओवरलोडिंग पे। इंचार्ज BMO मेंढर डॉक्टर जावेद चौधरी ने तिब्बत के साथ मरीजों में न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किए। इस तकरीब का मकसद TB के मरीजों को ज़रूरी ग़िज़ाइयत फराहम करना
मदाफ़ाती निज़ाम को बढ़ाने और उनकी सेहत याबी को तेज़ करने में मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत को उजागर करना था। डॉक्टर जावेद ने बीमारी से बचाव के लिए मौसर तरीके से हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक खुराक के इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज ये तीसरी न्यूट्रिशनल डाइट की जो किट्स हैं वो 2 महीने के बाद जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको दी गई है। जो रेड क्रॉस, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के रेड क्रॉस सोसाइटी है, उनके थ्रू, डीसी साहब के थ्रू ये किटें हमें आज प्रोवाइड की गई हैं और अंडर सुपरविजन ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ के आज जितने 6 किट हैं, 6 किट्स हमने टीबी पेशेंट्स को दिए हैं। आज हम यहाँ पर एसडीएच मैंडर में आए थे। डीटीयू मैम ने हमें डिप्यूट किया था यहाँ पर कुछ फूड बास्केट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी टीबी पेशेंट्स को अंडर द गाइडेंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर पुंछ। सर ने हमें जो है रेड क्रॉस के थ्रू कुछ फंड्स प्रोवाइड किए थे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर को और हमने उस इनिशिएटिव को देखते हुए सीएमओ सर के डायरेक्शंस पे और डीटीयू मैम की डायरेक्शंस पे आज हमने फूड बास्केट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया 7 टीबी पेशेंट्स को और ये उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी गई है ताकि पेशेंट्स जो हैं वो अच्छी डाइट लें और उनकी जो है इम्यूनिटी जो है बूस्ट हो और वो जल्दी से जल्दी क्योर हो। कश्मीर में कई सालों से फिल्म शूटिंग में इजाफा हुआ है। कश्मीरी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर कपिल मत्तू ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे सईद मंजूर के साथ बात करते हुए कहा कि तनाव वेब सीरीज में ज्यादा कश्मीरी नौजवानों ने काम किया है। मौजूद हैं कपिल साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप मुझे बताएं, आज आप कश्मीर में हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? पहले आप कश्मीर में तो हमेशा मतलब कश्मीर अपनी जगह है, अपनी ज़मीन है और जितने बारी ये ज़मीन बुलाए उतनी बारी आऊँगा मैं इसके लिए मैं तनाव का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तनाव ने और तनाव को बनाने वाले जो अपलॉज है उन्होंने ये मौका दिया मुझे वापस यहाँ आने का, तो उससे मुझे एक वजह मिली यहाँ वापस आने के लिए। तो तनाव सीज़न 1 की शूटिंग, तनाव सीज़न 2 की शूटिंग ने मुझे यहाँ अपने दोस्तों के पास वापस लिया, अपने स्कूल का जो मेरा पुराना जो भी था उन सब से मेरा वापस से राब्ता कायम हो गया और मेरे को यहाँ पे जो मुझे वापस यहाँ काम करने का मौका मिला। ये करते करते जब मैं तनाव पे काम कर रहा था या तनाव पे, तो यहाँ पे हमने फिर यहाँ का लोकल टैलेंट आइडेंटिफाई किया, लोकल टैलेंट के साथ काम किया। अगर दोनों सीज़न देखा होगा तो दोनों सीज़न में हमने बहुत एक्टर यहाँ से लिए हैं। इवन जो हमने म्यूज़िक है क्योंकि जो हमारे इसमें जो हमारे सीरीज़ डायरेक्टर और शो रनर है सुधीर मिश्रा जी, जो मेरे मेंटोर भी है, मेरे बड़े भाई है, उनका भी काफ़ी ये था कि इधर का जो म्यूज़िक है उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करे। तो अगर आप तनाव सीज़न 1 का म्यूज़िक देखेंगे तो उसमें एक चेक म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनका हमने कोलैबोरेशन अभय सोपोरी जी के साथ कराया था और अभय सोपोरी जी ने सारा म्यूज़िक कश्मीर में यहाँ के म्यूजिशियंस के साथ किया था। तो म्यूज़िक जो सीज़न 1 का खास खसूसन है वो हमने कश्मीर से लिया है। इवन सीज़न 2 में हमने हबा खातून का भी एक गाना जो है बिगनिंग में वो भी हमने इस्तेमाल किया है और प्लस बहुत सारी चीज़ें। कश्मीर का कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट, कोई भी खाने की चीज़, पहनने की चीज़, बात करने का तरीका, जो भी मौका मिले उसको लाना चाहिए क्योंकि मेरा मानना है कि अब काफ़ी वक्त गुजर गया है कि हमको सबको मिलकर कश्मीर को रीजनल सिनेमा की तरह कैसे लेके जा सके वो मारूफ समाजी कारकुन रुबल नागी ने मरकजी इदारे रोमारेशी रहमो पुलवामा में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात के साथ हुनरमंदी से मुतल्लिक़ तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि तालीम के साथ साथ तालिबात को हुनरमंद बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने रहमो रोमारेशी इदारे में ज़ेर तालीम तालिबात के साथ तबादले ख्याल करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो हुनरमंदी करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनके फाउंडेशन रहमो में तालिबात के लिए कंप्यूटर सेंटर कायम किया जाएगा। हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट तब तक नहीं है जब तक वो कमाती नहीं है, जब तक उनके बैंक में पैसा नहीं है। आप ट्रूली एम्पावर्ड उस औरत को तभी कह सकते हैं जब वो अपने पैरों पे खड़ी है या क्षमता रखती है कि कभी कोई प्रॉब्लम हो, शायद मैं आज जॉब करना नहीं चाहती हूँ लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास एक डिग्री है, मेरे पास वो स्किल है, हुनर है जिससे बुरे वक्त में मैं अपने घर।
محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ نے ڈی ایم او سری نگر محمد سلیم کی نگرانی میں غیر قانونی طور پر معدنیات نکالنے پر کارروائی کی. 7 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا ہے جبکہ دیگر 11 گاڑیوں کے مالکان پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کپوارہ کی ہدایت پر تحصیلدار کپوارہ، اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی اینڈ پولیس کے افسران کی موجودگی میں زائد المیعاد آٹا ضائع کیا. گزشتہ دنوں کپوارہ بازار میں زائد المیعاد آٹے کی ایک گاڑی ضبط کی گئی تھی اور اس میں 33 بیگ پائے گئے تھے. 30,000 کے قریب جرمانہ بھی عائد کیا گیا. تاریخ کو سیز ہوئی تھی. اس ٹائم پہ جو بھی ہوا تھا اپنے خود میڈیا میں لایا ہوں. آج 6 دن کے بعد اس میں حکم نامہ جاری ہوا ڈپٹی کمشنر کی آفس سے. اس میں 33,000 کو جرمانہ ہوا جو انہوں نے بالکل ٹریجری میں بھرا ہے انڈر پراپر ریسیپٹ. اور ڈائریکشنز تھے ٹرک کو ریلیز کریں. اس میں ٹرک میں 33 بیگ جو وہ ایکسپائر تھے. باقی جو بیگ اس میں جو جن کو بھی ڈیٹ ہے وہ ان کو واپس دے دیں. اسی حکم نامہ کو ہم ابھی عملاتے ہوئے تو بالکل ہم نے حکم نامہ کا عمل کرتے ہوئے ایک تو انہوں نے جو فائن بھرنا تھا وہ بھرا. ریسیٹ ہم نے دیکھا, ٹرک ریلیز کر دی اور 33 بیگ جو وہ آن سپاٹ ہی ہم ابھی ڈسٹرائی کر رہے ہیں. اس میں ہم کیونکہ ابھی پانی بہت زیادہ ہے تو اس رواں پانی میں ابھی یہ جا رہا ہے. تو بالکل آپ کے مادھیم سے بھی میسیج دینا چاہیں گے آگے بھی جو بھی اس طرح کے اگر کچھ مارکیٹ کوپارا مارکیٹ میں یا دور دراز دیہی علاقوں میں اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو ہم بالکل سخت سے سخت ان کو یہ چتاونی ہے آپ کے مادھیم سے یا وارننگ ہے وہ ایسا نہ کریں. یہ یہاں پر 7 مارچ کو یہاں پر یہ ریڈ ہوئی تھی. جوائنٹ ٹیم تھی یہاں پر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی. اس میں فوڈ سیفٹی تھے, تحصیلدار تھا, نائب تحصیلدار تھا, جنرلی ہم یہاں جوائنٹ CAPD تھا اور پولیس ڈپارٹمنٹ تھا. تو ایک ٹرک یہاں پر پکڑی گئی تو اس میں 33 بیگ ایکسپائر تھے. یہ آٹا اس میں تھا تو پھر اس کو سیز کیا گیا تھا. ٹرک بھی اسی وقت سیز کی تھی. پھر جو کمیٹی نے اس کو رپورٹ دیا تھا ڈپٹی کمشنر کو کہ یہ ہمارے پاس یہ ٹرک ہم نے سیز کر دی کہ اس کو ہم کیا کریں گے. ڈپٹی کمشنر نے اکارڈنگلی ADC کو یہ کیس ریفر کیا چونکہ وہ ایجوکیشن آفیسر ہے اس ڈسٹرکٹ میں اس انڈر فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈس ایکٹ کے تحت. تو انہوں نے جب ایکٹ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جو فائن ہم اس کو 0210 میڈیکل ہیڈ ہے اسی میں بھر دی جائے فائن. اور 33,000 اس کا فائن ہوا. اور جو فوڈ پروڈکٹس ہیں یہاں پر 33 بیگ انہوں نے کہا کہ اس کو موقع پہ ہی ضائع کر دیا جائے. تو آج وہی کارروائی ہوئی ہے. وادی کشمیر میں بارش اور برفباری سے خشک سالی سے کافی راحت ملی ہے. محکمہ باغبانی کی جانب سے کاشتکاروں کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی. وادی کے دیگر حصوں کی طرح ہی پلوامہ میں بھی کچھ روز سے مسلسل بارشیں ہو رہی ہے. محکمہ باغبانی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس موسم میں بارشیں میوہ صنعت کے لیے کافی مفید ہے. تاہم موسم میں بہتری آنے کے ساتھ ہی کسانوں کو چاہیے کہ وہ باغبانی سرگرمیاں شروع کرے تاکہ فصل کو مختلف بیماریوں سے بچایا جا سکے. جموں کشمیر